बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी ख़बरें जिनकी हेडलाइंस टाइटल्स मैंने थंबनेल पे लिखे हैं, जिसमें एक ख़बर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के हवाले से है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ क्या वारदात हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, एक तो इस तहलका खेज़ ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तलाफात के हवाले से है। जजेस में बोल चाल बंद होने के हवाले से है। इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मलिक रियाज हुसैन की एक बड़ी खबर से। 5 बड़े स्कैंडल आपके सामने रखेंगे और फिर वो जो स्कैंडल है मलिक रियाज के, जब ज़ाहिर सी बात है कि वो स्कैंडल सामने आते हैं तो फिर चीखें तो निकलती हैं। तो इन तीनों खबरों की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। नाज़रीन, कल नैब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मैं नैब का जो स्टेटमेंट है, जो अलामिया है, उसको ज़रा बराबर भी अपने व्लॉग में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आज जो मलिक रियाज हुसैन ने उस अलामिया पर आज जो रिस्पांस दिया है, और उस रिस्पांस के बाद मैंने देखा है कि बड़े बड़े नाम जो अपने आप को गैर जानिबदार कहते हैं, वो मलिक रियाज हुसैन की वकालत कर रहे हैं। अब ये क़यामत न जाने क्यों नहीं आ जाती कि जो न्यूट्रल अपने आप को कहने वाले हैं वो भी मलिक रियाज की वकालत करने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या नाज़रीन? वजह है डॉलर, वजह है वायरल होना, वजह है सोशल मीडिया पे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करना। ये जो नैब ने स्टेटमेंट नाज़रीन जारी किया है, उस पर जो मलिक रियाज हुसैन का स्टेटमेंट है, नाज़रीन एक वक्त था, अपनी आंखों से देखा है कि मलिक रियाज हुसैन नैब के लाडले थे, या मलिक रियाज हुसैन को नैब बहुत अच्छा लगता था। मलिक रियाज बहरिया टाउन के वकील एतजाज़ अहसन, अज़हर सदीक, अली ज़फ़र, ये अभी एक और भी हैं, वो लाहौर के ख्वाजा तारिक रहीम। तो एफआईए में मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में या एक कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि मेरा केस जो है वो एफआईए से निकाल के उसे नैब को दिया जाए। यानी इतना ट्रस्ट था नैब पर जनाब मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन को। अब नाज़रीन, जो आज मलिक रियाज हुसैन साहब ने धमकी दी है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा राज दफन हैं, और अगर मुझे मजबूर किया गया, दबाव डाला गया, तो ये जो दिल में तूफ़ान लिए बैठा हूँ, ये बंद टूट जाएगा, भरम टूट जाएगा। अब ये नाज़रीन सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे कि मलिक रियाज ख़रीदार है, मलिक रियाज लोगों को ख़रीदता है, काना करता है। ये मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब मलिक रियाज साहब जो कह रहे हैं ना कि मैंने अपने खून पसीने से बहरिया टाउन खड़ा किया, ऐसे कौन सा खून पसीना जो मलिक रियाज ने बहाया है? अब आपके सामने मैं चंद चीज़ें रखने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो आप ये देखें, जो सबसे बड़ी मिसाल है कि 16,000 एकड़ अवाम की ज़मीन औने पौने दाम खरीदी गई मलिक रियाज हुसैन ने सिर्फ 8 अरब में। कितने? सिर्फ 8 अरब रुपए में। मलिक रियाज तो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आजकल कह रहे हैं कि हसन नवाज की 9 अरब की प्रॉपर्टी उसने 18 अरब में ख़रीदी थी, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों अरब की प्रॉपर्टी मलिक रियाज हुसैन ने सिर्फ 8 अरब में ख़रीदी। यहाँ पर मलिक रियाज हुसैन ने दुगने चुगने पैसे क्यों नहीं दिए? ये सवाल उठाए ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला
تو 8 ارب جو دیے سے ملک ریاض نے دیے تھے، 460 ارب مزید ملک ریاض حسین نے کہا کہ میں دوں گا۔ اب اس میں میری ادنا سی رائے ہے کہ یہ 460 ارب کی ڈیل بہت مہنگی ہے ملک ریاض کے لیے، یہ اس سے کم ہونی چاہیے تھی، لیکن کمٹمنٹ کس نے کی؟ یہ تو میری رائے ہے، کم ہونی چاہیے تھی۔ 460 ارب کی کمٹمنٹ ملک ریاض حسین نے دی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ۔ تو یہ اتنا بڑا فراڈ ملک ریاض حسین صاحب نے کیا، کہتے ہیں میرے خون پسینے کی محنت سے میں نے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کھڑا کیا۔ یہ 460 ارب آپ کس چیز کا دے رہے تھے؟ عوام کی زمین پر لوٹ مار کرنے کا، اور وہ لوٹ مار چوری پکڑی گئی اس کی مد میں دے رہے تھے۔ تو خون پسینہ تو آپ عوام کا نچوڑ رہے تھے، خون پسینہ تو آپ عوام کا چوس رہے تھے۔ اور پھر ناظرین صرف یہ نہیں، 190 ملین پاؤنڈ آج عمران خان صاحب کے وکیل، تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کرائم پروسیڈ کا نہیں ہے۔ میں علی ظفر صاحب سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن علی ظفر صاحب یہ بیان دینے سے پہلے میں جو سوال اٹھانے جا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں، جس میں بانی پی ٹی آئی یہ کہتے رہے کہ اگر ہم برطانیہ میں کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں 4-5 سال کیس لڑنا پڑے گا۔ یعنی خان صاحب کیا نہیں سمجھتے تھے یہ کرائم پروسیڈ کا پیسہ تھا، لیکن خان صاحب نے کارروائی نہیں کی؟ وہ ایک الگ بحث ہے۔ شہزاد اکبر کا لیٹر نکال لیں، شہزاد اکبر نے جو لیٹر لکھا ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے این سی او کو، اس میں کہا گیا کہ یہ اسمگلنگ کا پیسہ ہے۔ ملک ریاض حسین نے جو پراپرٹی لندن میں خریدی، کہا گیا کہ یہ اسمگلنگ کے اپنا منی لانڈرنگ کے پیسے سے خریدے گئے۔ آپ کہتے ہیں کرائم پروسیڈ نہیں، آپ کی حکومت کی اہم شخصیت شہزاد اکبر کے لیٹر موجود ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تیسرا سکینڈل ناظرین، اب وہ پیسہ واپس آتا ہے، اس کے عوض جو پراپرٹی دی جاتی ہے ٹرسٹ کے لیے، یہ تیسرا سکینڈل ہے۔ لیکن میرے خیال سے کچھ ماننے والے، کچھ جاننے والے، کچھ فالوور اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں ہو رہی، لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ناظرین۔ وہ جو سابق چیف افتخار محمد چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کا جو سکینڈل سامنے آیا تھا، وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ سکینڈل ناظرین کیسے ختم ہوا تھا؟ ملک ریاض حسین نے چیف جسٹس کے بیٹے کو خرید لیا تھا۔ چیف جسٹس بعد میں یہ ضرور انہوں نے وضاحت کی، افتخار محمد چودھری صاحب نے، کہ ہم نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جو بحریہ ٹاؤن کے حق میں ہو۔ وہ بات اپنی جگہ پہ، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ملک ریاض حسین نے الزام لگایا کہ میں نے اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے کروڑوں روپے ارسلان افتخار پہ خرچ کیے۔ تو کیا یہ سکینڈل نہیں تھا؟ اب پانچواں سکینڈل ناظرین، بلکہ چوتھا سکینڈل یہ کہ ایک نجی ٹی وی پر ملک ریاض حسین فکس انٹرویو دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ آج بھی یوٹیوب پر وہ ویڈیوز موجود ہوں گی۔ اس میں ایک معروف اینکر بھی تھے، خاتون اینکر تھی، میل اینکر تھے، نام میں لے کے آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، ان کے نام آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ملک ریاض حسین کا کارنامہ ہے۔ پانچواں سکینڈل، ملک ریاض حسین نے ایک منتخب وزیر اعظم، ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی میں ایک ایبیٹر، فیسلیٹیٹر کا یا ایک میسنجر کا کردار ادا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے عمران خان کے دھرنے کے دوران کہ نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ سکینڈل ملک ریاض کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، ملک ریاض کے ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ ارسلان افتخار کیس میں کیسے ریلیف ملا؟ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے پہلے کیس نیب کو ریفر کیا، جب نیب نے ارسلان افتخار کو بلانا شروع کیا تو پھر نظر ثانی میں وہ جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن کو ہی ختم کر دیا گیا۔ وہ ناظرین کیس اس طریقے سے ختم ہوتا۔ آج نیب جو بھی اعلامیہ جاری کر رہا ہے، لیکن جو ملک ریاض صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ دراصل چیخیں ہیں۔ ملک ریاض کہیں کہ میں نے خون پسینے سے بڑے صاف شفاف انداز میں بحریہ ٹاؤن کو چلایا، بنایا۔ راولپنڈی میں جو پروجیکٹ بنا، جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، عام لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی وراثت، اپنا ایسٹ بنایا تھا۔ تو یہ تو قبضہ مافیا تھا، اور جو قبضہ مافیا ملک ریاض حسین کو کہتے تھے، آج وہ ملک ریاض حسین کی وکالت کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام۔ اگلی خبر پہ ناظرین چلتے ہیں۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس کیس کی ناظرین سماعت کر رہے ہیں،
उस समाअत का सुन के उस प्रोसीडिंग को जिस अंदाज से कंडक्ट किया जा रहा है उसको लेकर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो चलें अपनी जगह पे हैं, रुखसत पे गए हैं, निजी उनकी मसरूफियात हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत शॉक्ड है कि ये कैसे इस केस को जो है वो चलाया और आगे बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये सोचने पर या ये सोच रहे हैं कि पहले तो मंसूर शाह साहब के बेंच में कोई भी केस अगर जाता था तो मंसूर शाह साहब वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा देते थे, और अब जजेस ये सोचते हैं कि उस वक्त जब बार बार मंसूर शाह साहब केसेस रेफ़र किए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भिजवाए जा रहे थे, तो उस वक्त ये सोचने लगे थे कि शायद मंसूर शाह साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर केसेस का बर्डन डालना चाहते हैं और हर दूसरा केस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर देते हैं। अब जो एक केस मंसूर शाह साहब ने टेकअप किया है तो उस केस की हेयरिंग को लेके और जिस अंदाज से अब तक इस केस की हेयरिंग हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि अब इस मुकदमे को पकड़ के, इस मुकदमे को थाम के मंसूर शाह साहब क्या गेम चला रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं। इसी नोयत के केसेस तो पहले भी रेफर होते थे, अब इस केस को क्यों अपने पास रख लिया गया, ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सोच पाई जाती है। इंतहाई मोतबर ज़राए से मिलने वाली जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस खबर में नाज़रीन एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आपस में कोई फ़ैसला देते हैं तो उसमें जजेस का आपस में इख्तलाफ हो जाता है, यानी 2-1 से फ़ैसला आता है, लेकिन आपस में मरासम कायम रहते हैं, आपस में बातचीत का रिश्ता बरकरार रहता है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन देखा गया है, जो हमें इस ज़राए से पता चला है कि वो रिलेशनशिप चलें अपनी जगह पे। अब जब टी ब्रेक होता है, जब 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है और जो पिछले चंद दिन से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पीर के दिन से, आज हम बुध के दिन ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कमरा अदालत में 11 बजे जब वक्फा होता है मुख्तलिफ बेंचेस में, तो जज साहबान टी रूम में जाके बैठते हैं, तो किसी जज ने इस मामले के ऊपर ज़रा बराबर कोई लफ्ज़ तक नहीं कहा। इस केस के ऊपर जज साहबान में ज़रा बराबर कोई बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन यानी इस केस पर कोई बातचीत नहीं, और वैसे भी बज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे बातचीत जो है वो शायद बंद जैसा माहौल पैदा हो गया है। ऐसा ही टी रूम में माहौल होता है कि जैसे आपस में कोई गपशप नहीं, कोई बोलचाल नहीं, सरसरी सी गुफ्तगू हो गई। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा था कि इसमें जुडिशल स्टेटमेंटशिप से इस मामले को हल करने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे ज़राए से ये भी पता चला कि जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब जो अपनी सुलहजोई शख्सियत के हवाले से मशहूर हैं कि वो मामलात को सुधारने की और हारमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, जिरगे शिरगे शायद जज बनने से पहले वो करते होंगे, लेकिन वो एक जिरगा टाइप उनकी तबीयत ज़रूर है कि चीज़ों को संभाला जाए, चीज़ों को सुधारा जाए। तो वो भी इस मामले पर मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, और वो इसलिए खामोश हैं, जो ज़राए बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले जब जुडिशल कमीशन के रूल्स बन रहे थे तो बहुत सारी तजावीज़ मंसूर शाह साहब ने मंदोखेल साहब ने मंसूर शाह साहब की अपने ड्राफ्ट में शामिल कर ली थी, और उन तजावीज़ को इनकारपोरेट करने के बाद एक लेटर जो है वो मंसूर शाह की तरफ से लिखा गया था रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब को। अब वो जो लेटर था, उस लेटर के हवाले से भी पता ये चलता है कि वो बुरा महसूस किया जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि जब आपकी मैंने प्रपोज़ल, आपकी तजावीज़ मैंने ड्राफ्ट में शामिल कर ली थी, तो फिर ये लेटरबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए था। और फिर आपको याद होगा कि फिर रिस्पांस में जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर शाह को जवाब दिया था, लेटर लिखा था जवाब में कि जनाब आपकी तजावीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब नाज़रीन ये जो केस चल रहा है, इस केस के हवाले से मैं मुसद्दका जो इतलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इस बात पर भी तशवीश पाई जाती है कि एक तो इस केस के ज़रिए जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और फिर ये भी सवाल जजेस में उठा है
एक जज में, 2 जज में या 3 जजों में उठा होगा। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन मुसद्दका खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो केस कंटेम्प्ट का चल रहा है, इसमें ये अदालती मामले मुकर्रर करके कौन सी नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो मंसूर इरशाद साहब ले डाउन करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं। तो ये मैंने अंदर की खबर की डिटेल आपके साथ शेयर की है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी अहम खबर है। पहले तो नाज़रीन आपको बताएं कि जो मुज़ाकरात का अमल है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, उस मुज़ाकरात के हवाले से जो कमेटी इजलास है वो 28 जनवरी को बुलाने का फैसला सामने आ चुका है। और आखिरी जो तीसरी बैठक हुई थी मुज़ाकराती कमेटी की, उसमें भी ये इजलास 28 को ही बुलाने का फैसला हुआ था। और इस कमेटी की इस इजलास की सदारत जनाब अयाज सादिक साहब ने करनी थी। अब नाज़रीन उमर अयूब साहब ने यह बता दिया है कि 28 जनवरी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी। 27 को आप ऐलान करेंगे जुडिशल कमीशन को का, तो फिर हम 28 को इजलास में बैठेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पे एक डेडलॉक पैदा होता नज़र आ रहा है। ये डेडलॉक क्यों पैदा हो रहा है, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अडयाला जेल में बानी पीटीआई के साथ नाज़रीन क्या हुआ है, इमरान खान के साथ धोखा हुआ है नाज़रीन। और ये धोखा किसी और की तरफ से इमरान खान के साथ नाज़रीन नहीं किया गया। ये धोखा देने वाली जो शख्सियत हैं उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यानी पीटीआई के अंदर से इमरान खान साहब को अपनी जमात से धोखा मिला है। मामला नाज़रीन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना अडयाला जेल में जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है, उस केस की नाज़रीन समाअत हुई है। और आज की समाअत में जो जज साहब हैं जनाब अमजद अली शाह साहब, उनकी तरफ से 4 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए हैं। लेकिन आज जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, सरकारी जो वकील हैं, उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि जो मिशाल यूसुफजई साहिबा हैं, जिन्होंने पिछली समाअत पर इमरान खान साहब का वकालतनामा जमा करवाया था कि वो इस केस में इमरान खान साहब की लॉयर होंगी, इमरान खान साहब ने उनकी खिदमात को हासिल कर लिया है। तो जो वकालतनामा जमा करवाया गया था, उस वकालतनामे पे प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने एतराज़ उठा दिया। अब नाज़रीन एतराज़ क्या उठाया गया? एतराज़ नाज़रीन ये उठाया गया कि मिशाल यूसुफजई ने बानी पीटीआई की जानिब से जो वकालतनामा जमा करवाया है वो वकालतनामा जाली है, इस वकालतनामे में जालसाजी हुई है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बार की जानिब से मिशाल यूसुफजई का जो लाइसेंस है वकालत का, वो मुअत्तल किया जा चुका है। तो जब इनका वकालत का लाइसेंस मुअत्तल है, तो फिर ये इमरान खान का वकालतनामा अपने सिग्नेचर के साथ कैसे अदालत में जमा करवा सकती हैं? ये मिसकंडक्ट किया गया है। मिशाल यूसुफजई के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे लिया जाए। इस पे नाज़रीन अदालत ने किया ये है कि लाइसेंस मनसूखी के बावजूद, वकालत का लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद, वकालतनामा जमा करवाने पे मिशाल यूसुफजई को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। और अदालत के ऑर्डर में कहा गया है कि मिशाल यूसुफजई लाइसेंस मनसूखी की तरदीद नहीं कर सकी। और बादियुल नज़र में अदालत ने कहा कि बज़ाहिर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अदालत ने हुक्म यह दिया है कि मिशाल यूसुफजई आइंदा समाअत पर शोकास नोटिस, अदालती शोकास नोटिस पर अपना जवाब जमा करवाएं तहरीरी सूरत में। और मिशाल यूसुफजई बताएं कि क्यों ना उनका वकालत का जो लाइसेंस है वो मनसूख करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल को लिखा जाए। अदालत कहती है कि मिशाल यूसुफजई ये भी बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाए। तो 25 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। मिशाल यूसुफजई ने अपना जवाब जमा कराना है कि क्या वाकई ही खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने उनका जो वकालत का लाइसेंस है वो सस्पेंड कर रखा है। और अगर सस्पेंड कर रखा है तो फिर उन्होंने इमरान खान का वकालतनामा अपने सिग्नेचर के साथ कि बानी पीटीआई ने उनकी बतौर वकील खिदमात हासिल करनी है, वो वकालतनामा क्यों जमा करवाया। इसी के साथ साथ नाज़रीन इस केस में कुछ बरीयत की दरख्वास्तें इमरान खान की तरफ से, शीरी मज़ारी की तरफ से, दीगर मुल्ज़मान की तरफ से दायर की गई हैं। उन बरीयत की दरख्वास्तों पर भी आइंदा समाअत पर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन धोखा जो हुआ है, वारदात जो हुई है इस जालसाजी के नतीजे में, वो नाज़रीन अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ हुई है।